अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस डिसऑर्डर्स एज जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते थे। वो हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट टू डिसऑर्डर डेट इज़ ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम नेक्स्ट डिसऑर्डर शुरू करेंगे डेट इज़ नोन एज नमूनिया। आपकी बुक का पेज नंबर 18 है बेटे। थर्ड डिसऑर्डर नमूनिया आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, इसके ट्रीटमेंट, इसके काजेज़, ठीक है। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पेज नंबर 18 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। थर्ड जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है आप लोगों का नमूनिया, वो मैं आज पढ़ाऊँगी। Pneumonia is an inflammation in the lungs due to infection in alveoli. These are filled with pus. Causes infection by bacteria, viruses and fungi. Next page पे आओ बेटे। Symptoms. The pneumonia patient suffer from high fever, chills, shortness of breath and cough with sputum. Treatment. Bacterial pneumonia is treated by using antibiotics. The viral and fungal pneumonia are treated by using antiviral and antifungal drugs respectively. Bacterial vaccines are also available to prevent bacterial pneumonia. अभी जो फोर्थ डिसऑर्डर मैंने आप लोगों को जिसकी रीडिंग कराई है डेट इज़ नोन एज नमूनिया। नमूनिया जो है बेटे, इसमें क्या होता है कि लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब पूरे के पूरे आपके आहिस्ता आहिस्ता लंग जो हैं वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये इन्फेक्शन शुरू कहाँ होता है? ये इन्फेक्शन शुरू होता है आपके एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? एल्वोलाई के अंदर बेटे पस जो है वो शुरू हो जाती है और वो सारे के सारे एल्वोलाई जो हैं वो पस से फिलअप हो जाते हैं और फिर क्या होगा? एज ए रिज़ल्ट जो आपके लंग्स हैं बेटे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि निमोनिया जो है ये एक एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है और ये इतना डेंजरस होता है कि ये माइल्ड से लेकर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। यानी कि एक कुछ तो बहुत माइल्ड है, बहुत लाइट सा नमूनिया होता है, आप सिंपल मेडिसिन लेते हैं और आपका नमूनिया जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन कभी कभार जो नमूनिया है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, इतना डेंजरस हो जाता है। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा दोनों लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, दोनों लंग्स इस इन्फेक्शन से कम्प्लीटली जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं और इवन इस बीमारी की वजह से, नमूनिया की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। यानी कि नमूनिया जो है फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, एक ऐसी बीमारी है जिससे आप लोग बहुत माइल्ड भी हो सकती है और इवन आपकी लाइफ जो है वो भी ख़तरे में इस बीमारी की वजह से पहुंच सकती है। तो एक सिंपल सा वर्ड है, एक सिंपल सी लाइन है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि इट कैन काज माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड बोला माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि बहुत थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन लंग्स में हो, बहुत माइल्ड नमूनिया हो, बहुत कम नमूनिया भी होता है और बहुत स्वेयर किस्म का नमूनिया भी होता है, ठीक है। इस केस में कैसे क्या मतलब किस तरह से है कि बहुत लाइट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नमूनिया भी हो सकता है। तो कभी कभार आपका सिर्फ एक लंग जो है वो इन्फेक्टेड होगा और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लंग का थोड़ा सा पोर्शन इन्फेक्टेड होता है। लेकिन जब हम लाइफ थ्रेटनिंग की बात करते हैं तो उस केस में बेटे दोनों लंग्स, ठीक है, दोनों लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं किसके साथ? पस के साथ, ठीक है। दोनों एल्वोलाई में आपके जो है दोनों लंग्स के जो एल्वोलाई हैं उनमें जो है वो पस पड़ जाती है और उसकी वजह से दोनों लंग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी और लंग जो हैं वो फिलअप हो जाएंगे पस के साथ और एक फ्लूइड के साथ, वाटरी फ्लूइड होता है उसके साथ लंग जो है वो फिलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो लिमिट हो जाती है, लिमिटेड ऑक्सीजन। यानी कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है वो नहीं होती, यानी कि लिमिटेड ऑक्सीजन जो है अब बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब लंग्स बेटे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं पस से और फ्लूइड से फिलअप हो जाएंगे तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो पेनफुल हो जाएगी, ऑक्सीजन आपकी लिमिट हो जाएगी। और ये नमूनिया
एक एक ऐसी डिजीज़ है बेटे, ये सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस काज है डेथ का इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर हम पूरी दुनिया में देखें ना, वर्ल्ड वाइड की बात मैंने की, पूरी दुनिया की बात की, तो पूरी दुनिया में ये एक मेजर काज है बच्चों की डेथ का। यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारी परसेंटेज बच्चों की निमोनिया की वजह से जो है उन बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो तो निमोनिया से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बच्चे जो है वो इन्फेक्शन होते हैं और हर साल जो है उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम आते हैं इसके काज की वजह से कि व्हाट आर द काजेज ऑफ निमोनिया। अभी तो मैंने आपको निमोनिया के बारे में बताया कि निमोनिया क्या डिजीज़ है, इस डिजीज़ में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके काज के वजह क्या है कि इसका क्यों हो रही है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आपके पास। प्राइमरली क्या आता है, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, सब बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, वायरस की वजह से भी होती है, फंजाई की वजह से भी निमोनिया जो है वो होता है, लेकिन प्राइमरली ज़्यादातर जो है ये बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है हमने पढ़ा था, उस बैक्टीरिया की वजह से जो है बेटे निमोनिया काज होता है। इसके अलावा वायरस की वजह से भी होता है और फंजाई की वजह से भी होता है। लेकिन फंजाई की वजह से निमोनिया जो काज होता है ना, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। यानी कि फंजाई की वजह से निमोनिया बहुत कम होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से और वायरस की वजह से होता है। तो ये दो इसके मेन काजेज हो गए। कौन कौन से, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। और जो फंजाई से जो काज हो रहा है उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स का मतलब होता है अलामतें। अगर आपको वो निमोनिया होता है या आपके इर्द गिर्द किसी को हो रहा है तो उनको क्या अलामतें ज़ाहिर होंगी, क्या सिम्टम्स होंगे जिनको देख के आपको आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट को निमोनिया है। सबसे पहला सिम्टम, आपके बुक में अगर आपका जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने कोशिश करनी है ये सिम्टम्स और ये काजेज जो है पॉइंट वाइज लिखो। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो वो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है और आपके नंबर भी ज़्यादा आते हैं। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को बताया करूँ। पहला सिम्टम निमोनिया का क्या है, कफ। ठीक है, कफ होती है और कफ में हम अक्सर कफ जो है वो ड्राई नहीं होती बल्कि कफ के अंदर जो है वो रिश आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, रुक रुक के सांस आता है। तीसरा सिम्टम क्या है, हाई हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी कि जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हाई हार्ट रेट। इसमें बहुत सारे एक दो शायद ऐसे हों जो नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप वो भी राइट कर लो। मैंने क्या बता दिया, हाई हार्ट रेट। इसके अलावा अगला आप क्या लिखेंगे, चेस्ट पेन एंड फीवर। चेस्ट में पेन होती है, चेस्ट पेन आप लिखेंगे और आप लोग क्या लिखेंगे, हाई फीवर। चेस्ट में पेन होगी, आपको फीवर होगा। और नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, चिल्स। चिल्स का मतलब क्या होता है कि आपको सर्दी लगती है, कपकपी तारी होती है, ठंड के ऐसे ठंड सर्दी के ना आपको चिल्स आते हैं, बार बार रुक रुक के ठंड लगती है, एक झटका सा लगता है। उसको हम वैसे आम लैंग्वेज में कपकपी तारी होना कहते हैं। चिल्स आते हैं, उसके बाद आपको जो है वो हाई फीवर हो जाता है। तो इसके अलावा ब्लूनेस ऑफ स्किन, जब आपकी बॉडी में बेटे ऑक्सीजन सही तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ऑक्सीजन सही तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको अपनी स्किन जो है वो भी ब्लू नज़र आएगी। तो हम इसको कह देते हैं सिम्टम को ब्लूनेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट जो सिम्टम है डैट इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट। आहिस्ता आहिस्ता आपकी एपिटाइट ख़त्म हो जाती है, आपको भूख लगना जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये भी आप सिम्टम लिखोगे यहाँ पे, कौन सा, लॉस ऑफ एपिटाइट। और लास्ट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, थकावट रहना, हमेशा अपने आप को टायर्ड फील करना कि थका हुआ हूँ और किसी भी काम में आपका जो है वो काम करने को आपका दिल नहीं करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। थका हुआ तो महसूस करेंगे, जाहिर सी बात है, जब बॉडी में हमारे ऑक्सीजन का लेवल ही पूरा नहीं हो रहा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही पूरी नहीं हो रही, तो उस केस में हमारे लिए कुछ भी करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स बताए, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कफ विद, मैंने आपको बताया कि ड्राई कफ नहीं है, कफ विद स्पूटम है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाई हार्ट रेट, चेस्ट पेन, हाई फीवर, चिल्स मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपको बताया बेटे यहाँ पे ब्लूनेस ऑफ स्किन,
देन हमने पढ़ा यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड इन द लास्ट मैंने आपको क्या बता दिया, फटीग बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए हमारे पास नमूनिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। अगर नमूनिया हो जाता है तो उस केस में इससे रिकवर होने के क्या चांसेस हैं, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ट्रीटमेंट। नमूनिया को मैंने आपको पहले ही बताया, जो नमूनिया बेटे ये ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इस केस में हमें जो है बैक्टीरियल नमूनिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की वजह से होगा उसको हम बैक्टीरियल नमूनिया कहेंगे ना। तो बैक्टीरियल नमूनिया अगर आपको हुआ था तो उसको ट्रीट किया जाता है बाय एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। वायरल और फंगल नमूनिया को भी एंटीवायरल और एंटी फंगल ड्रग से रिकवर किया जाता है। अगर नमूनिया जो है वो बैक्टीरिया से हुआ है तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देंगे। अगर फंगल है आपका तो एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। अगर वायरस की वजह से हुआ है तो एंटी वायरल ड्रग्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा बैक्टीरियल वैक्सीन्स जो है वो भी अवेलेबल हैं, जिससे नमूनिया को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन जो है बेटे वो ड्यूरिंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, छोटी एज में, तब भी नमूनिया की वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों की होती है, ताकि कम से कम उनको जो है ये डिजीज़ हो, और अगर हो भी तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो इससे जो है वो एक मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नमूनिया। नमूनिया में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, ये माइल्ड से लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नमूनिया में क्या होता है कि एल्वोलाई एक लंग के या दोनों लंग्स के इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन आ जाता है उनके अंदर, और वो फिल हो जाते हैं किसके साथ, पस के साथ और फ्लूइड के साथ, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग जो है वो पेनफुल हो जाती है और आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। और फिर हमने इसके काजेज़ पढ़े थे। काजेज़ में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज नमूनिया की है डेट इज़ काज बाय बैक्टीरिया। वायरस से भी काज होते हैं, और बहुत थोड़ी परसेंटेज जो है वो फंगस की वजह से भी जो है वो काज होती है। फिर हमने पढ़ा इसके सिम्टम्स में मैंने आपको कफ बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बताया, हाई हार्ट रेट बताया, चेस्ट पेन, फीवर, ब्लूनेस ऑफ स्किन, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फटीग पढ़े। इन द एंड हमने इसके ट्रीटमेंट पढ़े। ट्रीटमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगी तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। अगर वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाएंगी, और अगर फंगस की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल ड्रग्स आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा। फिर आता है लास्ट में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप इस बीमारी से अपने आप को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। चांसेस है ना कि कम से कम ये हो, तो इस तरह की चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन। आपकी बुक में प्रिवेंशन नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको हर बीमारी की प्रिवेंशन भी बता रही हूँ। तो अगर आपने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप प्रिवेंशन लिख सकते हैं बेटे। आप यहाँ पे लास्ट में हेडिंग दे लिया करो प्रिवेंशन की, कि रोकथाम क्या है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं अभी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, 2 साल तक के बच्चे जब होते हैं, तो उनको इस बीमारी के अगेंस्ट उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। नमूनिया की वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है, और बच्चों को जो है वो लाजमी करवानी चाहिए। इस तरह से हम एक प्रिवेंटेड जो मेजर है वो ले सकते हैं। तो ये इसकी प्रिवेंशन का एक तरीका है। कौन सा बेटे, वैक्सीनेशन प्रिवेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल नमूनिया, ये आप लिखेंगे। समझ आ गई है ना। मैंने क्या कहा, आप लोग लास्ट हेडिंग दोगे प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में आपने क्या लिखना है, वैक्सीनेशन प्रिवेंट। वैक्सीनेशन रोकता है, प्रिवेंट करता है किसको, नमूनिया को, दोनों नमूनिया को, बैक्टीरियल भी और वायरल भी। तो आप लास्ट में सिंपल ये लाइन लिख देंगे, वैक्सीनेशन प्रिवेंट अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल नमूनिया। क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने नमूनिया यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिया। आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है अगेंस्ट नमूनिया। इस डायग्राम को गौर से देखो। ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखाया गया है। रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पता है, ब्रोंक्योल्स के एंड पे एल्वोलाई जो है एल्वोलर डक्ट होती हैं, और उन डक्ट के एंड पे क्या होता है, एल्वोलाई होता है। ये जो एल्वोलाई की डायग्राम आपको दिखाई गई है यहाँ पे, ये देखो सही सर्कुलर शेप है, ठीक है, एक पूरा ग्रेप्स की तरह का बंच है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है एल्वोलाई का, जिसमें एल्वोलाई हेल्दी दिखाए गए हैं आपको। अब आप नीचे आए, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें एल्वोलाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है।
इन्फ्लेमेटेड है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहाँ पे एल्वोलर जो वॉल्स हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है। देखो रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन हुई है किसकी, एल्वोलर वॉल की। अब ये जो अंदर आपको येलो कलर का फ्लूइड नज़र आ रहा है, ये क्या है कि एल्वोलाई जो हैं वो फिल्ड हो चुके हैं पस के साथ और फ्लूइड के साथ। तो इन एल्वोलाई में पस पड़ चुकी है और ये फिल हो चुके हैं पस के साथ और फ्लूइड के साथ, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे जो हैं वो एल्वोलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और जब एक लंग इन्फेक्टेड होता है तो दूसरा भी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने बेटे नमूनिया कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले डिसऑर्डर की तरफ चलेंगे, डैट इज़ वेरी कॉमन, और बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, बल्कि आप सब भी इससे जो है वो फैमिलियर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। डैट इज़ नोन एज एस्थमा। हम नंबर 4th डिसऑर्डर जो है बेटे वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 4, एस्थमा. It is an inflammation of bronchi in which bronchi and bronchioles swell and are constricted. Symptoms: recurring attacks of shortness of breath, whistling sound when breathing out, coughing and chest tightness. Causes: allergens, dust mites, pollens, mold and pet dander, air pollutant, smoke, chemical fumes and strong fragrances, weather changes, especially cold air, genetic factor, family history of asthma or allergies. Treatment: medicine, bronchodilators to dilate bronchioles during asthma attack. अभी जिस डिसऑर्डर की बेटे मैंने रीडिंग की, डैट इज़ एस्थमा, नंबर 4 डिसऑर्डर है हमारे कोर्स में। एस्थमा में क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन है किसकी, ब्रोंकाई की, जिसमें आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और वो बिल्कुल इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि वो अंदर से कम्प्लीटली बेटे स्वेलिंग उनके अंदर हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, इवन इतने तंग भी हो सकते हैं कि वो बिल्कुल अंदर से बंद हो जाएं। ठीक है, तो ये एस्थमा है, इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं, यानी कि ये डिज़ीज़ किसकी होगी, ये डिज़ीज़ होगी ब्रोंकाई के इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है किसका, ब्रोंकाई का। अब आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि इस डिज़ीज़ के, इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम इसका क्या है, रिकरिंग अटैक ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होना, रिपीट होना। ठीक है, तो आपको बार बार पेशेंट को अटैक्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस बिल्कुल रुक जाता है, सांस नहीं आता पेशेंट को, और ये चीज़ बार बार रिपीट होती है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यहाँ पे सिम्टम क्या है, विजिंग। विजिंग का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट सांस लेता है तो उसके सांस लेने से वैसे विसल्स की तरह की आवाज़ें आती हैं, शाइन शाइन की आवाज़ जो है वो सांस लेते हुए जो है उनकी बॉडी से आती है। इवन जो 7 पर्सन बैठा हुआ है उसको भी वो ईजिली आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। फिर अगला इसका सिम्टम क्या है, कफिंग। जब कफ बहुत ज़्यादा होती है, जब आपको जो है एस्थमा होता है ना, सांस सही नहीं आता, तो उस केस में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कफ होती है, और चेस्ट टाइटनेस, यानी कि आपको अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी चेस्ट जकड़ी गई है, किसी ने दबा दी है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हो गए एस्थमा के सिम्टम। नेक्स्ट आपके पास आते हैं इसके काजेस के, एस्थमा किस वजह से काज होता है, इसके क्या काजेज हैं। सबसे मेन काजेज एस्थमा का क्या है, एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या हैं बेटे, वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस जो एलर्जी काज करते हैं। बेसिकली एस्थमा एक एलर्जी है। ठीक है, एस्थमा ये एक एलर्जी ही की फॉर्म है, और इसमें बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। उन तमाम के तमाम सब्सटेंस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। कॉमन उसमें कौन कौन से हैं, डस्ट, जब जो हमारी फ़ज़ा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्पेशली जब आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तूफ़ान आते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तब भी जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, तो उनको जो है एस्थमा के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या है, पोलन्स। जब बेटे स्पेशली मार्च, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो मंथ हैं, जिनमें आपके बेटे आप यूँ समझ लो कि आपका जो स्प्रिंग का सीज़न है, जब बहुत ज़्यादा
फ्लावर ग्रो करते हैं, तो उस केस में आपकी जो पूरी इन्वायरमेंट है, जो पूरी एयर है, उसमें ना पोलन्स बहुत ज़्यादा एयर के अंदर होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों को उन पोलन से एलर्जी होती है, अगर वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको भी जो है वो अस्थमा के अटैक्स आते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ लिया, एलर्जेंस की फॉर्म डस्ट की वजह से, डस्ट पार्टिकल अगर होंगे तब भी एलर्जी होती है। सेकंड मैंने क्या आपको कह दिया, पोलन्स की वजह से। फिर तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्ड, यानी कि जो हमने फंगस पढ़ा था, फंजाई में हमने मोल्ड पढ़े थे, उसकी वजह से भी होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा था पेट, जिन लोगों ने अपने घरों में पेट्स रखे होते हैं ना, पेट्स में कैट्स भी आ जाती हैं, पेट्स में बर्ड्स आते हैं, तो उनके छोटे छोटे फीदर जो हैं वो भी सारी आपकी घर में जो है बेटे, और जो जैसे कैट्स हैं तो उनके हेयर जो हैं वो जगह जगह बिखरे आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो ये एक मेजर काज है, इस वजह से भी जो है आपको अस्थमा हो सकता है पेट्स की वजह से। और पेट्स में स्पेशली मैंने आपको क्या कहा, बर्ड्स, और दूसरे क्या चीज़ें हैं आपके जो है ये कैट्स, जो पेट्स में आपके पास पिजन्स आ जाते हैं, पैरेट आते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स आते हैं, इनके ना छोटे छोटे पर आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो आपके पूरे घर में, आपकी पूरी इन्वायरमेंट में फैले होते हैं, और वो आपके नोज़ के ज़रिए जो है आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं और उसको कम्प्लीटली बंद भी कर देते हैं। ये इतने ख़तरनाक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं, जैसे कि कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है एयर पोल्यूटेंट्स की। एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या आता है, स्मोक। ऐसी इन्वायरमेंट में अगर आप लोग रहते हो जिसमें स्मोक बहुत ज़्यादा हो, वो स्मोक ऑटोमोबाइल्स की, गाड़ियों की भी हो सकती है, वो स्मोक जो है वो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से भी निकलती हुई हो सकती है। स्मोक, केमिकल फ्यूम्स, जो बेटे इंडस्ट्रीज़ के पास लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, इंडस्ट्रीज तो आपको पता है केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंसेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटे जो किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस को भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इवन आप कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम भी अगर आप स्प्रे करें ना, तो जिन लोगों को अस्थमा होता है और जो इस स्मेल से एलर्जिक होंगे उनको भी जो है वो अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा इसका जो है काज है वेदर चेंज, यानी कि जब वेदर चेंज होता है ना, सर्दियों से गर्मियाँ और गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं, उसके स्टार्ट में भी जब वेदर चेंज होने लगता है तब भी बहुत सारे लोगों को अस्थमा जो है वो हो जाता है। तो ये अस्थमा के बहुत सारे रीजंस है जिनको कंबाइनली हमने क्या कहा, एलर्जेंस का। एलर्जेंस क्या है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से एलर्जी काज होती है। वो कौन कौन से थे हमने पढ़ लिए, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो पोलन्स हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, इसके अलावा वो पेट्स भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट में हमारे पास क्या थी, स्मोक थी, केमिकल फ्यूम्स थे और फ्रेगनेंसेस जो थे वो थे। फिर मैंने आपको लास्ट में बता दिया वेदर चेंज, जब वेदर चेंज होता है स्पेशली कोल्ड एयर है। और लास्ट काज इसका क्या है, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री। बाज़-औक़ात आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में से आपकी मदर को या फादर को अगर अस्थमा हो तो वो भी जो है वो फिर जेनेटिकली जो है बच्चों में बेटे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अस्थमा जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को अस्थमा हो तो वो उनके बच्चों को या उससे अगली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं काजेज़ जो वो स्टडी किए। काजेज़ के बाद आपके पास आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है कि बेटे डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देता है जिससे आप, जिसको हम लोग ना अस्थमा के अगेंस्ट जो मेडिसिन होती है ना उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, उसमें स्पेशली आपके पास डिफरेंट टाइप के जो हैं इन्हेलर्स होते हैं जो आप इन्हेल करते हो। उससे क्या होता है कि जो आपका बेटे आपका जो ब्रोंकस है ना, जो ब्रोंक्यूल्स है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हेलर्स लेते हो, डॉक्टर आपको डिफरेंट टाइप के ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपके ब्रोंक्यूल्स को, आपके ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, खोल देता है, जिससे ईजिली आप जो है वो सांस ले सकते हैं और आपको अस्थमा का जो अटैक है वो फिर उसकी परसेंटेज भी जो है वो कम हो जाती है। और ये जो इन्हेलर्स हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ये ड्यूरिंग अटैक जो है वो उस टाइम भी यूज़ किए जाते हैं जब अस्थमा का अटैक हो रहता है ना, तो उस वक्त भी फ़ौरन जो है वो इन्हेलर का यूज़ किया जाता है ताकि वो आपके जो बेटे एक मैंने बताया था ना बिल्कुल बंद हो जाता है ब्रोंकस अंदर से, तो उसको जो है वो डायलेट कर देता है, थोड़ा सा खोल देता है और आपको ईजिली जो है वो सांस आपको आता है और आपका जो अटैक है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमने नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ा डैट इज़ नोन एज एस्थमा। एस्थमा क्या था, एस्थमा बेटे इन्फ्लेमेशन थी किसकी, ब्रोंकाई की, जिसमें आपका ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल जो हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं।
फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़े। इसके सिम्टम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अटैक होते हैं बार बार आपको अस्थमा के, जिसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, यानी कि आपके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। सांस लेते हुए आपकी चेस्ट में से विस्लिंग की आवाज़ आती है जिसको हम विजिंग कहते हैं। इसके अलावा कफ होती है और चेस्ट टाइटनेस आपको फील होगी। काजेज़ में इसके हमने बहुत सारे काजेज़ पढ़े। हमने पढ़े एलर्जेंस, हमने पढ़ा एयर पोल्यूटेंट, फिर हमने वेदर चेंज, और लास्ट में क्या पढ़ा, जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो हमने इसके काज में पढ़ा। और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया, इसकी ट्रीटमेंट बताई। ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। और लास्ट में हमेशा जैसे मैं बताती हूँ प्रिवेंशन, कि हम इस डिज़ीज़ से, इस बीमारी से क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लेंगे कि हम इससे बच सकें। तो उसको आप लोग हेडिंग दोगे, लास्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्रिवेंशन। ठीक है, हर बीमारी की मैं प्रिवेंशन आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ लिखो। प्रिवेंशन में देखो, आपको जब अस्थमा होता है ना तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका टेस्ट करता है। टेस्ट करने से ये पता चल जाता है कि आपको किस सब्सटेंस से एलर्जी है, यानी कि एलर्जेंस आपके चेक हो जाते हैं कि आपको डस्ट से एलर्जी है, आपको पोलन से एलर्जी है, आपको डिफरेंट टाइप के जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनसे एलर्जी है। तो आपको जब पता चल जाए, जैसे सपोज कि कोई भी पर्सन है उसको पता चलता है कि उसको डस्ट से एलर्जी है, तो आपने डस्ट को अवॉइड करना है। स्पेशली जो वो डेज जिनमें बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं या बहुत हवा चलती है, उन दिनों में आपने कोशिश करनी है आप इंडोर रहो। आउटडोर अपने जो चक्कर है या आउटडोर बहुत ज़्यादा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप कम करो। इसी तरह जिनको पोलन से एलर्जी है बेटे, उनको भी चाहिए कि जिन दिनों में पोलन्स की जो परसेंटेज है वो एयर में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में भी वो भी आउटडोर जो हैं वो कम अपनी काम करें और इंडोर जो है वो रहें। तो इस तरह करने से हम इस बीमारी से, अस्थमा से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसकी क्या थी, ये इसकी प्रिवेंशन थी जिसको अमल करके जिस पे हम लोग अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक पे गौर करो बेटे, एज़ यूजुअल जिस तरह तमाम डिजीज़ की डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, इसकी डायग्राम भी दी हुई है अस्थमा की। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है एक नॉर्मल और ये एक कंस्ट्रक्टेड ब्रोंकस दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये सारा अंदर से, ये बाहर, ये इसकी आउटर लाइनिंग है, अगर गौर करो ना ये आउटर लाइनिंग है, ये अंदर से बहुत बड़ा एक होल है, जैसे अंदर से पाइप है। सपोज करो जैसे आप पाइप देखते हो ना, वाटर पाइप ही है, वो एक बड़ा सा पाइप है, अंदर से उसके होल है जिसके अंदर से पानी गुजर है। ये बिल्कुल ऐसे ही अंदर से ये खाली है। ठीक है, इस तरह के ब्रोंकस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉर्मल ब्रोंकस। और ये जो येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट नज़र आ रहे हैं, दीज आर एलर्जेंस। हो सकता है ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है ये पोलन्स हों जो अब अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ऐसी इन्वायरमेंट पे रहते हो जिनमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये देखो, ये वो ब्रोंकस है जिसमें आपको डिसऑर्डर दिखाया हुआ है, डेट इज़, यानी कि यहाँ पे एलर्जी हुई है, आपको यहाँ पे अस्थमा का अटैक हुआ। अब क्या हुआ, ये जो पिंक कलर की आपको आउटर बाउंड्री नज़र आई थी, यही बाउंड्री अंदर होना शुरू होगी। और यहाँ पे जो इतना बड़ा अंदर से होल था, जो विड्थ इतनी ज़्यादा थी इस ट्यूब की अंदर से ब्रोंकस की, अब वो इतनी सी रह गई है। पहले वो इतनी ज़्यादा थी, अब वो इतनी रह गई, तो जाहिर सी बात है फिर आपने सांस कैसे लेना है। आपका ब्रोंकस तो बिल्कुल इन्फ्लेम हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया और ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड हो गया। कंस्ट्रक्टेड का मतलब हो गया है ये तंग हो गई है, ये ट्यूब आपकी बहुत ज़्यादा तंग होगी। पहले ये खुली ट्यूब थी, नॉर्मल थी, अब ये बहुत ज़्यादा तंग होगी बेटे। ये देखो, ये अंदर से इतनी सी रह गई है और इसके अंदर म्यूकस पैदा हो गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल ब्रोंकस दिखाया हुआ है आपको, और ये वो ब्रोंकस दिखाया हुआ है जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि आपको अस्थमा का अटैक हुआ है और यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई है, बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, यहाँ पे पूरी इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, स्वेलिंग हो चुकी है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने अस्थमा पढ़ लिया। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में बेटे जो पोलन्स की कंसंट्रेशन है, पोलन्स की जो परसेंटेज है, वो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो पोलन्स होते हैं एयर में। और सबसे ज़्यादा जो अस्थमा के पेशेंट हैं जो कि जिनको एलर्जी होती है पोलन्स के साथ, उनका नंबर भी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बताया है कि इस्लामाबाद में पोलन्स की जो अमाउंट है, जो पोलन की परसेंटेज है एयर में, वो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे ऐसे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं जिनको पोलन से जो है वो एलर्जी होती है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में बेटे 2 डिसऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट किए। एक मैंने आपको क्या पढ़ाया,
नमूनिया कंप्लीट करवाया आपको। हमने नमूनिया पढ़ा, नमूनिया क्या था, किस तरह की डिजीज़ थी, मैंने आपको सारी बताई। उसके हमने काजेज़ पढ़े, सिम्टम्स पढ़े, ट्रीटमेंट, एंड इन द एंड मैंने आपको उसके प्रिवेंशन के वेज भी जो हैं वो भी बताए। उसके बाद हमने सेकंड डिसऑर्डर पढ़ा। सेकंड डिसऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, एस्थमा पढ़ा। एस्थमा के सिम्टम्स बताए, उसके काजेज़ बताए, उसके ट्रीटमेंट, एंड देन इन द एंड उसके मैंने आपको प्रिवेंशन जो हैं वो भी बताए। ठीक है, आपकी बुक में हर डिसऑर्डर से रिलेटेड डायग्राम्स बनी हुई हैं ताकि आपको क्लियरली कंसेप्ट समझ आए कि बेसिकली इस डिसऑर्डर में उस स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको कंटिन्यू करेंगे, डैट इज़ लंग कैंसर। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास बेटे, सॉरी बेटे, एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर भी होती है, साथ 9th भी 10th भी, तो बाज़ इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास, ये 10th क्लास को मैं पढ़ा रही थी। 10th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।